बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद के राजपूत में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी का एक टॉपिक, सेल। आज हम जानेंगे सेल के बारे में। सेल क्या होता है, कितने टाइप का होता है, सेल के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। और उम्मीद करूँगा कि मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा जिससे कि आप लोगों को बेसिक्स क्लियर हो जाए। तो सेल वास्तव में है क्या, व्हाट इज सेल। तो अगर हम सेल के बारे में बात करें तो सेल को हम बोलते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट basic structure and functional unit of all life forms। जैसे आप जानते हैं ना कि जब हम किसी घर को बनाते हैं तो उसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो ब्रिक्स होती है ना। ईंटों को जोड़ जोड़ कर हम घर बनाते हैं। इसी प्रकार जो लिविंग बींग्स हैं, जो लाइफ्स हैं, उनका जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है दैट इज सेल। इसलिए सेल को बोला गया है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, इट इज सेल। ओके। तो और जो सेल की जो स्टडी करते हैं, सेल की जो स्टडी है उस स्टडी को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन of cell। Study of structure and composition of cell is called what? Cytology। ओके। देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल का जो अध्ययन है, सेल की जो स्टडी है, उसे हम क्या बोलते हैं? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसे हम बोलते हैं साइटोलॉजी। ओके। चलिए अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं कि सेल का डिस्कवर कब हुआ, किसने किया, ठीक है। और सेल थ्योरी है क्या, क्या सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी है किसने किया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मुद्दे की बात है, जो सेल है दैट सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एवी ल्यूवेनहॉक। एवी ल्यूवेनहॉक ये एक वैज्ञानिक थे, बायोलॉजिस्ट। इन्होंने 1674 में सेल का डिस्कवर किया, सेल को डिस्कवर किया। ओके ओके। और जो सेल थ्योरी दी, सेल थ्योरी किसने दी? सेल थ्योरी, सेल थ्योरी दी किसने? सेल थ्योरी है क्या, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो दो बायोलॉजिस्ट थे, सेल्डन एंड स्वान। इन दोनों ने 1838 को जो है सेल थ्योरी दिया। और क्या है सेल थ्योरी? सेल थ्योरी कहती क्या है
सेल थ्योरी कहती है कि नंबर 1, all plants and animals are composed of cell. क्या कहते, कौन कहता है? सेल थ्योरी ऐसा कहती है। नंबर 2, सेल इज अ बेसिक यूनिट of life. Okay, next, all cell arise from pre-existing cell. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। all cell arises from pre-existing cells. ओके, दिस इज द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी हमें यही बताती है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म बिल्डिंग ब्लॉक सेल है, और सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से डेराइव होती है, और ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ओके, अब सेल की जब हम सेल की बात कर रहे हैं तो सेल दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? देखिए, सेल के दो टाइप होते हैं। सेल, वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक, क्या होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, इनके बारे में हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले बात हम कर लें थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम थोड़ा सा जांच लें, ये क्या होती है। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, प्रो मीन्स प्री, यानी कि पुरानी, ये पहले से ही है। ओके, तो ये जैसे हम इवोल्यूशन की हम बात करते हैं, इवोल्यूशन का मतलब जैसे टेक्नोलॉजी इवोल्यूट होती आ रही है। पहले कैमरे बहुत बड़े बड़े होते थे, उतनी शार्पनेस नहीं होती थी, उतनी अच्छी फोटोज नहीं आती थी, लेकिन बहुत बड़े बड़े होते थे। अब जो है छोटे कैमरे हैं, लेकिन वो अच्छे से काम करते हैं और अच्छा मैग्नीफिकेशन देते हैं। इसी तरह से सेल की भी हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल की हम बात करें तो वो पहले से प्री सेल हैं, और वो वेरी माइन्यूट इन साइज में बहुत छोटी हैं, 1 to 10⁻⁻6 मीटर, इस रेंज की होती है। ओके, सेकेंड वन हम कह सकते हैं कि इसका जो न्यूक्लियर रीजन है, न्यूक्लियर रीजन that is not surrounded by nuclear membrane, nuclear membrane, यानी कि इसमें जो भी न्यूक्लियस होता है वो, हालांकि वो उतना विकसित नहीं होता, उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती।
ओके, सेकंड वन, इसमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, सिंगल क्रोमोसोम। प्रेजेंट इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में। अब आप कहेंगे सर ये नया क्या आया, क्रोमोसोम क्या होता है ये? तो चलिए क्रोमोसोम के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। जो क्रोमोसोम है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल एंड प्लांट सेल। ठीक है, क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर located inside the nucleus of animal and plant cell। ओके, अच्छा ये है क्या, ये बना किस चीज का होता है? तो जो क्रोमोसोम है वो हर एक क्रोमोसोम मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड अ सिंगल molecule of DNA। ठीक है, तो जो अपना क्रोमोसोम है वो प्रोटीन और सिंगल मोलिक्यूल ऑफ डीएनए से बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे उसके बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जब हम नेक्स्ट बात करेंगे तो वो है कि इस यहाँ जो सेल डिवीजन होता है वो बाय फिजन और बडिंग, इन प्रोसेस के माध्यम से होता है, फिजन और बडिंग के माध्यम से। ओके, और मेम्ब्रेन बाउंड सेल में आल एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेले आर एब्सेंट। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया में होता है। समझाया? ये थी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। अब हम पढ़ें थोड़ा सा यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो जैसा हमने पहले यूकैरियोटिक सेल के बारे में जैसा कि हमने कहा था कि इनका साइज फेयर होता है, फेयरली साइज 5 to 100 माइक्रोमीटर, 10⁻⁶ मीटर। ओके, इनटू दिस, तो ये हुए 10⁻⁴ मीटर के आसपास। ओके, नेक्स्ट, वहाँ क्या था, न्यूक्लियर रीजन जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडिंग नहीं था, लेकिन यहाँ जो न्यूक्लियर रीजन है, न्यूक्लियर रीजन सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट, जो यूकैरियोटिक सेल की हम बात कर रहे हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, लेकिन जहाँ तक प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात थी वो ओनली यूनिसेलुलर होते थे। ओके, चलिए, यहाँ वहाँ सेल डिवीजन किससे होता था?
बडिंग, है ना, और फिशन के माध्यम से। लेकिन यहाँ जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस और मियोसिस के माध्यम से होता है। ठीक है, इनके माइटोसिस मियोसिस के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ सेल ऑर्गेनेले प्रेजेंट होते हैं, जबकि वहाँ नहीं थे ना प्रोकैरियोटिक में। यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेले प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे हर एक प्लांट में, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। समझ आ रही बात? ये दोनों का डिफरेंस था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में। चलिए अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, सेल के बारे में पढ़ लिया, 2 टाइप की हमने सेल पढ़ ली। हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं शेप एंड साइज ऑफ द सेल। ठीक है, सेल का शेप और साइज कैसा है, क्या है? तो शेप एंड साइज ऑफ सेल। शेप एंड साइज की जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सेल का जो शेप और साइज है वो वेरिएबल होता है, यानी कि हर एक लिविंग बीइंग्स के लिए ये वेरी करती है शेप और साइज में। दैट इज अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। जो उसका काम है उसी के हिसाब से उसका साइज होता है। ठीक है, उसके बाद जनरली अगर हम बात करें तो वो स्फेरिकल होती है। जनरली हम कहें तो जनरली द सेल्स आर स्फेरिकल। कैसी होती है? जनरली सेल्स आर स्फेरिकल। ओके, लेकिन उनको एलोंगेटेड किया जा सकता है, बट दे मे बी एलोंगेटेड। समझ आ रही बात? सेल जनरली स्फेयर होती है साइज में, लेकिन वो एलोंगेटेड उनको किया जा सकता है, जैसे नर्व सेल में होता है। ब्रांच्ड किया जा सकता है ना, डिस्कोइडल किया जा सकता है, स्प्लिंडल टाइप, यानी कि वेरी करती रहती है। तो वो जैसी हो सकती है वो अपने अपने फंक्शन के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। वो एलोंगेटेड हो सकती है, वो ब्रांच्ड भी हो सकती है, वो डिस्कोइडल भी हो सकती है, वो स्पिंडल भी हो सकती है। ओके, दूसरा ये तो थी सेल के शेप की बारे में बात। अगर हम बात करें सेल के साइज की तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जनरली इसका जो रेंज होता है, रेंज ऑफ साइज, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में 20 से 30 माइक्रोमीटर की हो सकती है। ठीक है, और जो ये आपको ध्यान, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो लार्जेस्ट सेल है वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। एग ऑफ ऑस्ट्रिच, एग ऑफ ऑस्ट्रिच जो है लार्जेस्ट साइड है। ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 13 सेंटीमीटर वाइड एंड 1.4 kg इन वेट, इतनी बड़ी होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लार्जेस्ट सेल इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ओके, द लॉन्गेस्ट सेल, जो लॉन्गेस्ट सेल है दैट इज नर्व सेल। लॉन्गेस्ट सेल की अगर हम बात करें दैट इज नर्व सेल। ये नर्व सेल होती है। ठीक है, और नर्व सेल ये अप टू 1 मीटर हो सकती है। ठीक है,
इसलिए इसको लोगे सेल कहा गया। समझ आ रही बात? चलिए अब हम बात करेंगे, हमने सेल के बारे में पढ़ लिया, 2 टाइप की सेल पढ़ ली हमने, इसकी शेप एंड साइज के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, सेल के कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स ऑफ सेल। ओके, सेल की कंपोनेंट में देखिए, सेल जो है डिवीजन ऑफ लेबर के हिसाब से होती है, ठीक है ना। उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर उनको सेल ऑर्गेनेले कहते हैं। सेल के अंदर जो भी सेल के कंपोनेंट्स होते हैं और उनके सबके स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, ठीक है ना। और जो बेसिक कंपोनेंट्स है वो 3 है। फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नंबर 2 न्यूक्लियस, and the third one is cytoplasm। साइटोप्लाज्म, ये 3 जो है ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें से हम उठा लेते हैं पहले वाला। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम पढ़ते हैं, आइए हम पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो ये एक सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन का, कि इट अलाउज और permits the entry and exit of some material in and out. It allows some materials to exit or enter, ठीक है। कुछ एक मटेरियल को ये अंदर जाना या बाहर आने के लिए परमिट करती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ओके, चलिए दूसरा ये चीज़ ध्यान रखने योग्य है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एनिमल सेल में और प्लांट सेल दोनों में मिलती है। एनिमल एंड प्लांट सेल दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। चलो, और दूसरी चीज़ एनिमल के केस में डिफरेंस ये है कि इसमें ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। लेकिन जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में ये सेल वॉल के अंदर होती है, यानी कि बिलो सेल वॉल। ओके, ठीक है। चलिए अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी बनती किस चीज़ से, ये है क्या, इसका कंस्टिट्यूएंट क्या है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैं शॉर्ट में पीएम लिख देता हूँ, इज मेड अप ऑफ किसकी, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ये प्रोटीन और लिपिड्स की बनी हुई है। ओके, क्या है, प्रोटीन आर सैंडविच्ड बिटवीन बाइलेयर ऑफ लिपिड्स। मान लो ये लिपिड्स है, ठीक है, तो इनके बीच में प्रोटीन की सैंडविच है, ये यहाँ पे ये प्रोटीन है और ये
लिपिड्स। तो ये लिपिड्स, और हम ये कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, एंड वेयर द प्रोटीन आर सैंडविच्ड, ये हम लिख लेते हैं, वेयर द प्रोटीन आर सैंडविच्ड, प्रोटीन आर sandwiched between bilayer of lipids। ओके, चलिए अब एक मॉडल आता है, चलिए उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में अबाउट द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आगे हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसमें ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ठीक है, और सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और उसके बाद सेल वॉल पढ़ेंगे, ठीक है, सेल वॉल। और उसके बाद जो भी है, तो आप अगली वीडियोस देखने के लिए, लगातार वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, यही हमारी पूंजी है। और आप कमेंट ज़रूर दीजिएगा, आपकी कमेंट हमें ज़रूर चाहिए, क्योंकि आपके जो कमेंट हैं, हो सकता है या होगा भी कि हमारे वीडियोस में आपको बहुत सारे सुझाव देने हों या कुछ आपको कमी लग रही हो बताने, तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट इज मस्ट। क्योंकि आपने सुना ना, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सफाई। तो कमेंट देने वाले जो लोग हैं वो हमें बताते हैं कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं, और अच्छे हैं तो किस चीज़ में कहाँ आपको अच्छाई दिखाई दी, बुरे हैं तो आपको कहाँ कमियां दिखाई दी, तो वो कमियां हमें, डेफिशिएंसीज हमें क्लियर करनी। तो आप कमेंट करें, ये बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद, गुड बाय।